यस। अब तुम मुझे अपना ना पेज नंबर बता दो, मैं देखता हूँ। सर पेज नंबर 72 है मॉड्यूल का। पेज नंबर 72। फॉरबिडन पेयरिंग 72। 72 तो है ही नहीं मेरे में, मैं देख लेता हूँ। टॉपिक नाम? सर ये आपका मॉड्यूल पुराने वाला है ना शायद? नहीं जो नहीं सर आपने भेजा था वही वाला मॉड्यूल सर। सर जो बुक का पेज नंबर होता है वो बता रहा हूँ मैं, पीडीएफ नहीं का नहीं, नहीं होता। मुझे टॉपिक बता दो, टॉपिक बेटा। मैं अच्छा, बुक का पेज नंबर? हाँ सर वो बेस एनालॉग, बेस 77। के ऊपर 72। क्या बोला हिमांशु ने? पेज 72 बोला सर शायद। 72, यस। सर। ये वाला। बेस एनालॉग्स, ये वाला। यस ये फॉरबिडन फॉरबिडन पेयरिंग। पेयरिंग। हाँ अच्छा, ये सुनो सुनो क्या कह रहा है। In first DNA replication, tautomer of adenine pairs with a normal cytosine and tautomer of thymine pairs with normal guanine. It is unusual pairing which is called as forbidden pairing. So a wrong type of DNA is formed. मतलब क्या बोल रहा है बेटा? एडेनिन का टॉटमर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो एडेनिन का जो टॉटमर है वो पेयर कर रहा है, ठीक है, देखो, पेयर्स विद अ नॉर्मल साइटोसिन। ये किसके साथ पेयर कर लेता है? जो एडेनिन का टॉटमर है साइटोसिन के साथ पेयर कर लेता है, ठीक है। एंड टॉटमर ऑफ थाइमीन, थाइमीन का जो टॉटमर है वो पेयर कर लेता है ग्वानिन के साथ, नॉर्मल। तो ध्यान सुनना, साइटोसिन नॉर्मल है, ग्वानिन नॉर्मल है, लेकिन एडेनिन का टॉटमर और थाइमीन का टॉटमर ये नॉर्मल बेस से पेयर कर रहे हैं। वैसे थाइमीन किसके साथ पेयर करता है? एडेनिन के। और एडेनिन किसके साथ पेयर करता है? थाइमीन के। लेकिन एडेनिन का जो टॉटमर है वो पेयर कर रहा है साइटोसिन के साथ, और थाइमीन का जो टॉटमर है वो पेयर कर रहा है ग्वानिन के साथ। तो बेटा ये अनयूजुअल पेयरिंग हो गई। इट इज अनयूजुअल पेयरिंग विच इज कॉल्ड एज फॉरबिडन पेयरिंग। मतलब ये पेयरिंग नहीं होनी चाहिए थी, फॉरबिडन, ये नहीं होनी चाहिए थी। इसके कारण एक रॉन्ग टाइप ऑफ डीएनए बन जाएगा सेल में। अगर ये रॉन्ग टाइप ऑफ डीएनए बन गया सेल में तो म्यूटेशन को कॉज कर देगा, ये इसको कॉज कर देगा म्यूटेशन। तो फॉरबिडन पेयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो पेयरिंग होनी नहीं चाहिए थी वो हो गई। टॉटमर ऑफ एडेनिन पेयर करके साइटोसिन के साथ, नॉर्मल साइटोसिन के साथ, वो पेयर होनी नहीं चाहिए थी। टॉटमर ऑफ थाइमिन पेयर करके नॉर्मल ग्वानिन के साथ, वो भी नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, तो वो म्यूटेशन कॉज कर देगा बेटा, ठीक है। मनु कुछ और पूछना आया समझ ये? यस सर। और एक बात बोले हाँ सर, ये शायद ये मॉड्यूल से पुराने वाले हैं सर, स्कूल से आए ना सर, ये तो पुराने वाले हैं शायद ये। बेटा, पर जो नया मॉड्यूल लास्ट भी होगा तो कंटेंट यही है, कुछ कंटेंट चेंज ही नहीं हुआ है, बस नहीं बस सर, एग्जाम काफी कटा पेपर। हुआ है सर नए मॉड्यूल में सर। ये आधा भी नहीं सर इसका नए वाले मॉड्यूल में। तो पर तुम्हें पढ़ना यही है जो हम पढ़ा रहे हैं। इससे यस सर, वैसे वो इस, इससे कम तो फिर एनसीईआरटी पढ़ो ना फिर। नहीं सर, मॉड्यूल में कह रहे थे, मॉड्यूल में बस इतना नहीं दे रखा है, जैसे इस वाले मॉड्यूल में दे रखा है जो। चलो कोई नहीं, ये इसको पढ़ लो, ये जरूरी चीजें होती हैं जो पढ़ा रहे हैं बेटा। केवीपी का एग्जाम पुराने देना वाला तो पढ़ ये सब आएगा, जब पढ़ना है तो उसको पढ़ना है। अब इसमें कुछ वो सर वो मत करो, ठीक है। केवीपी का सर वैसे हमारे लिए जरूरी सर, हमारे लिए क्यों बेनिफिट है हमारे लिए सर। मनु तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है आज बेटा। मुकुल क्या कह रहा है? मनु बताओ मुझे। भाई मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब आ रही है क्या? हाँ तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं है तो बेटा, तुम बेनिफिशियल, तुम्हें एक एग्जाम का आइडिया होगा, नेशनल लेवल का एग्जाम में तुम्हारे, तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो पता नहीं पड़ेगा। सर, मैं कुछ हाँ एग्जाम का नेचर पता पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। वो बात अलग है, एमबीबीएस करना है वो बात अलग है, समझ रहे हो मेरी बात। नेशनल लेवल पे तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, क्या रैंक आती है केवीपीआई में, सब अच्छे कॉम्पीट करते हो, तुम्हें एक एटमॉस्फेयर मिलेगा कंपटीशन का, और एक्चुअल में तुम कहाँ स्टैंड करते हो पता पड़ेगा बेटा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो खैर, तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, वो हम जो आगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो पढ़ रहे थे उसको आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। कल हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम लोगों ने कुछ बातें देखी थी। वो बातें क्या थी? जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो 13 ईयर्स का प्रोजेक्ट था। कितने ईयर्स का था? 13 ईयर्स।
ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 1990। कुछ डेट्स है जो हमें याद रखनी है। 1990 में शुरू हुआ था, ठीक है। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट था, ये सब हम देख लेंगे। एक यहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है ये जानना। बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, हाँ कल मैंने बताया था कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो हमें इंफॉर्मेशन आई वो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी कि वो हम एक सिंपल किसी नोटबुक या रिकॉर्ड में नहीं रख सकते। तो उसके लिए हमें कंप्यूटर्स चाहिए बहुत अच्छे। तो उन कंप्यूटर्स में हमने स्टोर करी इंफॉर्मेशन, तो उसको बोलते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज, जैसे मैं कल तुम्हें बता रहा था ना कि इंफॉर्मेशन के बारे में, एनसीबीआई, देखना जरा। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंसुलिन जीन। राइट, ठीक है, इंसुलिन जीन के यह सब आ गए। यहाँ पे मैं जाता हूँ इसमें जीन्स में। राइट, तो इसमें अब देखो, इसमें इंसुलिन जीन के बहुत सारे इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट आया होमो सेपियंस का। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आ गया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 रिसेप्टर आ गया। ठीक है, ये सब चीजें आ गई। तो सपोज करो मैं इस पे जाता हूँ फर्स्ट वाले पे, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 पे होमो सेपियंस के लिए। ठीक है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे आके, मैं एनसीबीआई का रेफरेंस देखता हूँ। एनसीबीआई का रेफरेंस बोल रहा है, यस, फास्टा सीक्वेंस में जाऊंगा। टूल्स होते हैं ये सारे, ये देखो। अब तुम्हें इसका एटीजीसी के फॉर्म में दिखेगा, यहाँ पे देख पा रहे हो? ये जीजीटी, ये देख पा रहे हो बेटा? देख पा रहे हो होमोसेपियंस क्रोमोसोम नंबर 2 जिसमें इंसुलिन रिसेप्टर 1 है, उसका पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ गया, देखो। देख पा रहे हो क्या स्क्रीन पे? दिख रहा है सर? यस सर। और ये कितना बड़ा सीक्वेंस है, अब देखो कितना बड़ा सीक्वेंस, कितना बड़ा सीक्वेंस है, देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और कितना बड़ा सीक्वेंस है ये। ठीक है, अब ये देखो सारा सीक्वेंस बहुत बड़ा है, लार्ज है, मैं पूरा दिखा भी नहीं पाऊंगा। तो मुझे बताओ, ये तो केवल इंसुलिन रिसेप्टर 1 का था, समझ रहे हो? इंसुलिन रिसेप्टर 1 का था ये सारा सीक्वेंस। और अगर हमें पूरा ह्यूमन जीनोम को प्रोजेक्ट सीक्वेंस करना हो तो कितना ज्यादा होगा। तो उसको पूरा कर डाला हमने 13 साल में। ठीक है, 13 ईयर, और सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कंप्यूटर्स में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। हमें बहुत अच्छे टूल्स चाहिए होते हैं इनको स्टडी करने के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो टूल्स चाहिए ना। जैसे मैंने अपनी सिंपल टूल देखा, इंसुलिन जीन डाला, इंसुलिन जीन रिसेप्टर 1 डाला, उसका सारा सीक्वेंस आ गया। और अगर ये टूल नहीं होता तो मैं कैसे छान पाता, कैसे देख पाता इतने सारे सीक्वेंस में? तो बहुत अच्छे टूल्स होने चाहिए, समझ रहे हो? तो कुछ गोल्स बने थे एचजीपी के, जो गोल्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो गोल्स में ध्यान रखना, तुम लोग फीचर्स मत लिख देना, जब गोल्स पूछा है तो गोल्स ही लिखना है। तो गोल्स में हम लोगों को क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था 20,000 से 25,000 जीन्स का, पहला गोल। दूसरा गोल था कि जो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स हैं, ध्यान रखना बेस पेयर्स, कई बार स्टेटमेंट में दे देगा टू एस्टिमेट द 3 बिलियन केमिकल बेस, और दूसरा स्टेटमेंट देगा टू एस्टिमेट द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स, तो वो सही होगा। स्टोर, जो इन्फॉर्मेशन आएगी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से उसको डेटाबेस में स्टोर करना। टूल्स, इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, जैसे मैंने अभी तुम्हें एनसीबीआई में दिखाया, इंसुलिन जीन सर्च किया, इंसुलिन रिसेप्टर 1 सर्च किया, उसका सीक्वेंस निकाल लिया। अगर ये सारा सीक्वेंस एक साथ इकट्ठा होता तो मुश्किल होती मुझे। तो इम्प्रूव टूल्स ऑफ डेटा एनालिसिस, तो इन सबको भी चीज को बनाना है। जो चीज इंफॉर्मेशन आई तो उस इंफॉर्मेशन को रिलेटेड इंडस्ट्री में देना। जैसे भाई इस हमारे ह्यूमन जीनोम की इंसुलिन की जीन इंफॉर्मेशन आ गई, तो हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल कंपनी को दे दी कि भाई अब इस पे वर्क करो, म्यूटेशन आई है तो उसको डिटेक्ट करो, उसको ठीक करो। इंफॉर्मेशन दे दी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने। और इस प्रोजेक्ट से कुछ इशू अराइज हो सकते थे, एलसी नाम के, एथिकल लीगल सोशल इशू। अगर ये इशू निकलेंगे तो इनको कैसे एड्रेस करेंगे, तो वो भी गोल था। तो ये गोल थे बेटा 6 हमारे, तो हम लोगों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है ये। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट थोड़ा फैक्चुअल है और सारा एनसीईआरटी से रीड करना है। ये 13 ईयर प्रोजेक्ट तक कहाँ क्या हुआ था तुम उसको रीड खुद ही करोगे। ठीक है, 13 साल का प्रोजेक्ट तो 1990 में शुरू हुआ था, 2003 में कंप्लीट हो गया था, लिखा हुआ है यहाँ पे 2003 में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब सुनना आगे, यहाँ से देखते हैं। बोलता है
knowledge about the effects of DNA variation among individuals can be lead to revolutionary new ways to diagnose. मतलब सपोज करो किसी का इंसुलिन जीन है ATGC, मैं कुछ आर्बिट्री लिख रहा हूं, अब यहाँ पे म्यूटेशन हो गई, A की जगह G आ गया और T की जगह G आ गया, तो भाई अब ये म्यूटेशन हो गई, ये नीचे वाला नॉर्मल था, ऊपर वाला म्यूटेटेड है। तो इस म्यूटेशन को पहचान कर, देखो लिखा है ना, नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन among individuals can lead to revolutionary new ways to diagnose. तो हमने इस म्यूटेशन को पहचानना कि कहाँ क्या म्यूटेशन हुई है, तो ये डायग्नोस्टिक के लिए भी एक बहुत अच्छा टूल मिला हमें। ट्रीट एंड someday prevent the thousands of disorders that affect human beings. Besides providing clues to understanding human biology, learning about non-human organisms, DNA sequences can lead to an understanding of their natural capacity that can be applied towards solving challenges in healthcare. मतलब हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो किया ही किया, साथ में और ऑर्गेनिज्म का भी कर लिया। वो कौन कौन से हैं देखना, नॉन ह्यूमन मॉडल कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, यीस्ट, सी एलिगेंस, निमेटोडेक, ड्रोसोफिला, प्लांट में राइस, रैबियोसिस, थैलियाना, ठीक है, इन सब के सीक्वेंस भी कर दिए हमने। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो हो गया, और ये इन सब के जीनोम भी हमने नॉन ह्यूमन जीनोम के कर लिए, और भी कर लिए, एक्सेट्रा लिखा है, ठीक है। इस तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि केवल हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ है या और भी ऑर्गेनिज्म के लिए हुआ है, यस, और ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हुआ है। नेक्स्ट है बेटा मैथडोलॉजीज। अब सुनना, मैथडोलॉजीज में क्या लिया है। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 2 अप्रोचेस थी, 2 अप्रोच हैं, वो 2 अप्रोच क्या है देखना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, कई बार। एक तो EST है और एक सीक्वेंस एनोटेशन है, सीक्वेंस एनोटेशन। अब ये है क्या, सुनना, मैं काम करता हूँ दूसरे पेज पे तुम्हें बताता हूँ। देखना बेटा, मेथडोलॉजीज थी, मेथडोलॉजीज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की 2 मेथडोलॉजीज थी, एक EST और एक सीक्वेंस एनोटेशन। सुनना जरा इसको अच्छे से। अब ये क्या होता है बेटा, EST की फुल फॉर्म होती है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, अगर सपोज करो एक डीएनए है, एक डीएनए है, ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम लोगों को पता है कि हमारे अंदर न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लंबा एक धागा डीएनए है, तो ये पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन तो करता ही नहीं है, कुछ ही पार्ट ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, तो उसके कुछ पार्ट ट्रांसक्रिप्ट करके आरएनए बना रहे हैं, और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहे। हेट्रोक्रोमैटिन याद करो, हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है, ठीक है। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स वो होता है, हम केवल उन्हीं सीक्वेंस को, उन्हीं डीएनए को सीक्वेंस करें जो डीएनए से आरएनए बनाए, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, हम उनको ही केवल सीक्वेंस करें। तो हम उन सीक्वेंस को, उन डीएनए सेगमेंट्स को सीक्वेंस ना करें जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते, जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस, नाम बोल रहा है एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस मतलब ऐसा सीक्वेंस जो एक्सप्रेस करते हैं, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, आरएनए बनाते हैं, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे हम लोग, पढ़ा था हमने। तो ऐसे सीक्वेंस जो एक्सप्रेस करते हैं किसकी फॉर्म में, आरएनए बनाते हैं, तो डीएनए के उन सेगमेंट को हम सीक्वेंस कर लें एटीजीसी की फॉर्म में जो आरएनए बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं ईएसटी। उन सीक्वेंस को हम सीक्वेंस ना करें एटीजीसी की फॉर्म में जो आरएनए नहीं बनाते, ठीक है, तो ईएसटी में केवल वही डीएनए आएगा जो आरएनए बनाएगा। सीक्वेंस एनोटेशन एक ब्लाइंड अप्रोच है, हम इसमें पूरा का पूरा होल डीएनए, पूरा का पूरा जीनोम को सीक्वेंस कर देते हैं, चाहे वो कोडिंग सीक्वेंस हो चाहे वो नॉन कोडिंग हो, कोडिंग हो या नॉन कोडिंग हो। कहने का मतलब चाहे वो आरएनए बनाए या चाहे वो आरएनए नहीं बनाए, तो हम पूरा का पूरा सीक्वेंस, मतलब यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, पूरा का पूरा जीनोम को हम सीक्वेंस कर डालें, तो उसको सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं। और अगर हम लोग केवल उन्हीं सीक्वेंस को सीक्वेंस करें जो कि आरएनए बनाते हैं,
उसको बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। तो सीक्वेंस एनोटेशन टाइम लेगा, क्योंकि ब्लाइंड अप्रोच है, पूरा का पूरा जीनोम को सीक्वेंस करना है, इट टेक्स टाइम। और एक्सप्रेस सीक्वेंस टाइम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसी डीएनए सेगमेंट को हमें सीक्वेंस करना है जो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शो किया गया बेटा, एक बार मेथोडोलॉजी रीड करना मेरे साथ। द मेथड्स इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस। पहली अप्रोच क्या है? वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस एज आरएनए। मैंने बताया था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स क्या था, ऐसे सीक्वेंसेस जो डीएनए से क्या बना रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं। जो डीएनए से क्या बना रहे हैं, आरएनए, केवल उन्हीं को सीक्वेंस करें। सीक्वेंस एनोटेशन पे आते हैं। द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच। सीक्वेंस एनोटेशन एक ब्लाइंड अप्रोच लेता है, ब्लाइंड अप्रोच देगा of simply sequencing the whole set of genome that contain all coding and non coding sequence। मतलब पूरे के पूरे जीनोम को सीक्वेंस कर देगा, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों को। एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद बता दिए भाई ये फंक्शन के साथ में, उसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। तो दो मेथोडोलॉजीज ये बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आया है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की टू मेथोडोलॉजीज क्या होती है, ईएसटी और सीक्वेंस एनोटेशन। तो बेटा ईएसटी क्या है और सीक्वेंस एनोटेशन क्या है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। नो सर। हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं। फॉर सिक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल। अब देखो कि करा कैसे था, क्या हुआ है, एक बार देखना मेरे साथ, इसको देखेंगे एक बार। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ यहाँ पे। अब सुनना कैसे किया गया। अब फॉर सिक्वेंसिंग द टोटल, एक सेल है, इस सेल में से पूरा का पूरा डीएनए निकाल लिया, डीएनए आइसोलेट कर लिया। ठीक है, तो फॉर सिक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रैगमेंट्स और रेडियली स्मॉलर साइज। इसके बाद में इनको हमने कुछ एंजाइम से क्लीव कर दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। काफी बच्चों को पता होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस क्या काम करता है बेटा, एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं, हाँ, जो डीएनए को छोटे छोटे सेगमेंट में कट करते फिर वॉइस हैं। नहीं आ रही। इको ये कार्बन वगैरह बताया था आपने। आवाज नहीं आ रही क्या? सर थोड़ी लैग आ रही है, काफी लैग आ रही है। यस सर, हाँ। एक मिनट, हाँ ठीक है, अब आएगी बेटा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस क्या काम करते हैं, इसको पूरा शुरू से सुनना। एक सेल है, इस सेल में से हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। किसको आइसोलेट किया, डीएनए को। डीएनए को हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस से क्लीव करा, कट किया। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पूरे के पूरे डीएनए को ना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जाके काट देते हैं। जब काटेंगे तो छोटे छोटे सेगमेंट्स मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो हमें रैंडम फ्रैगमेंट्स मिल गए बहुत छोटे छोटे ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज। ठीक है भाई, एंड क्लोन इन अ सुटेबल होस्ट। अब इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को हमने क्लोन कर दिया। क्लोन करना मतलब इसकी बहुत सारी कॉपीज बना ली। क्लोन हम कैसे करते हैं? हाँ, हाँ, बेटा सुनना, क्लोन हमने क्या काम किया, जो हमारे डीएनए सेगमेंट बने छोटे छोटे, इसको क्लोन कर दिया। मतलब क्लोन मतलब कई सारी कॉपी बनानी है एग्जैक्ट, जैसे फोटो कॉपी करते हैं ना, एक पेज की फोटो कॉपी कर लो 100 सेम आएगी ना, तो हमने इन सारे फ्रेगमेंट्स की फोटो कॉपी कर दी, क्लोन कर दिया। ठीक है भाई, क्लोन कैसे करा, एंड क्लोन इन अ सुटेबल होस्ट, किसी होस्ट में डालकर। कैसे करते हैं, बायोटेक में फिर से पढ़ेंगे। इसको क्लोन को हम वेक्टर लेंगे, वेक्टर को हम होस्ट में डाल देते। ठीक है, हाँ, तो क्लोन को, जो फ्रेगमेंट को हमने क्या काम किया, क्लोन किया, क्लोन को वेक्टर में डाला, वेक्टर के बाद होस्ट में डाल दिया। ये हम बायोटेक में डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो द क्लोनिंग रिजल्ट इनटू द एम्पलीफिकेशन ऑफ ईच पीस। जो छोटे छोटे पीस थे इसकी एम्पलीफिकेशन हो जाएगी। और तुम लोगों को यहाँ पे याद रखना, जो वेक्टर्स थे यहाँ पर, अच्छा, जो होस्ट होते हैं, होस्ट जनरली बैक्टीरिया होगा या यीस्ट होगा, और जो वेक्टर होते हैं यहाँ पर बैक और यैक। इस पे क्वेश्चन आता है। बैक 50 से 300 किलोबेस पे है सर बैक। हाँ, और यैक होता है यीस्ट 1000 से आर्टिफिशियल। 2500। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, द कॉमनली यूज होस्ट आर बैक्टीरिया एंड यीस्ट एंड द वेक्टर्स वर कॉल्ड बैक एंड यैक। तो हमने पूरा, ये थोड़ा प्रोसेस है, क्या करा, सेल में से डीएनए को आइसोलेट कर लिया, डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस से कट कर दिया। इस एंजाइम ने छोटे छोटे फ्रैगमेंट कर दिए इसके डीएनए के, और उन फ्रैगमेंट्स को क्लोन किया, एम्पलीफिकेशन हो गई। उसके बाद वेक्टर में डाला, वेक्टर डालने के बाद होस्ट में डाल दिया। वेक्टर का नाम बैक और यैक,
होस्ट बैक्टीरिया यीस्ट। बस इतना याद रखना, डिटेल में बायोटेक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब आगे की बात क्या बोलता है, ये आगे वाला पैरा क्या बोलता है, द फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। मतलब सुनो, जब हमने ये जो फ्रेगमेंट थे हमारे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट थे डीएनए के, एक ना हमने सिंपल एक मशीन समझ लो, देखो कंप्यूटर यहाँ पे बनाए हुए हैं, वो क्या काम करती है, इस सेगमेंट को हम उस कंप्यूटर्स में डाल देते हैं, ये रहा कंप्यूटर बना लेते हैं, तो ये क्या काम करेगा, इस सेगमेंट का पूरा सीक्वेंस बता देगा हमें ATGC की फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। कैसे वर्क करता है हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। अब तो बेटा एडवांस हो गया, आगे भी है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग आ गई है, वो हमारे इधर बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। द फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस, ये जो फ्रेगमेंट्स थे उनको हमने सीक्वेंस कर दिया, सीक्वेंस मतलब ATGC की फॉर्म में। कैसे करा, इनको हमने एक मशीन में डाल दिया, मशीन का नाम था ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। ये रहे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। ये जो मेथड था किसने डेवलप किया था, सेंगर ने डेवलप किया था। ध्यान रखना, सेंगर का एक और काम था, he also credited for developing method for determination of amino acid sequence in proteins। मतलब प्रोटीन है, तो प्रोटीन में जो प्रोटीन में अमीनो एसिड 1 2 3 उनका क्या सीक्वेंस होगा वो भी इन्होंने बताया था। खैर दी, अब देखो क्या काम हुआ, एक बार सुनना ध्यान से फिर से, क्या काम हुआ ध्यान सुनेंगे बेटा। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स थे हमने इनको कहाँ डाल दिया, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर में डाल दिया। ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर जो वर्क करते हैं किसके प्रिंसिपल वर्क करते हैं, फ्रेडरिक सेंगर के प्रिंसिपल पे, F सेंगर। इन्होंने एक और काम किया था, अमीनो एसिड को सीक्वेंस करा था प्रोटीन्स में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, दीज सीक्वेंसेस वर देन अरेंज बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजंस प्रेजेंट इन देम। इसका क्या मतलब है, अब सपोज करो एक सीक्वेंस था, उसका सीक्वेंस होके ऐसे आया ATGC GC ATATG, पहला सीक्वेंस। दूसरा सीक्वेंस कुछ ऐसा आया था, ATGC GC ATTTC। तीसरा सीक्वेंस कुछ ऐसा आया, ATGC GC TTAAC। चौथा सीक्वेंस कुछ ऐसा आया, ATGC, सॉरी GC है बेटा, ये GC CC, ठीक है। कुछ भी, ये कुछ भी लिख लेते हैं, GGAA। अब देखो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये GC था, एक मिनट, ठीक है। अब सुनो, ये जो मैंने अंडरलाइन करे मतलब ये सीक्वेंस ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब सेम है, दिख रहे नहीं दिख रहे, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो मैंने अंडरलाइन किया है, तो ये सीक्वेंस सारे सेम है, ओवरलैप कर रहे हैं, देख रहे हो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या काम किया, जब छोटे डीएनए को जब क्लोन किया, उन सारे फ्रेगमेंट्स को ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर में डाल दिया। डेवलप किसने किया था, सेंगर ने। जब इन सबको जब डाला तो इन सब सेगमेंट्स के सीक्वेंस आ गए 1 2 3 4, और इनको हमने अरेंज कर दिया किसके बेस पर, ओवरलैपिंग सीक्वेंस, ओवरलैपिंग के बेस पर। जितना ज्यादा जो ओवरलैप करेगा वो एक साथ नजर आएगा, जो सबसे कम ओवरलैप करेगा वो आखिरी में रखा गया। तो दीज रिक्वायर्ड, अच्छा इस लाइन का मतलब यही है, दीज सीक्वेंसेस वर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजंस प्रेजेंट इन देम। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग, ठीक है। अलाइनमेंट ऑफ दो सीक्वेंस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। ऐसा करना, अलाइनमेंट करना हम लोग नहीं कर सकते, ये किसकी मदद से होता है, कंप्यूटर्स की मदद से होता है, ठीक है। These sequences were subsequently annotated and were assigned to each chromosome। उसके बाद ये सीक्वेंस को पहचाना गया, भाई ये सीक्वेंस क्रोमोसोम 1 पे है तो 1 को दे दिया, ये सीक्वेंस क्रोमोसोम 4 पे है तो 4 को असाइन कर दिया गया, ठीक है। अब ये फिगर देखो, एक इंडिविजुअल से सेल में से डीएनए निकाला, डीएनए आ गया, डीएनए के इसमें छोटे फ्रेगमेंट्स क्यों होंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस,
फिर इसमें क्लोन किया, वेक्टर में डाल के होस्ट में डालकर, फिर उन क्लोन को ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर में डाला और ये सीक्वेंस आ गया एटीजीसी की फॉर्म में। फिर इसको हमने अरेंज कर दिया बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस। एक बार फिर से सुनना मेथोडोलॉजी क्या थी। हमने क्या काम किया, हम लोगों ने एक इंडिविजुअल था, ठीक है भाई, इससे सेल ले लिया एक, इसके सेल से डीएनए आइसोलेट कर लिया, डीएनए आ गया। जब डीएनए आइसोलेट किया, इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेस से कट कर दिया, तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स आ गए। अब आगे क्या किया, इनको वेक्टर में क्लोनिंग करी, इनकी वेक्टर में डाला, फिर होस्ट में डाला। होस्ट थे यीस्ट या बैक्टीरिया, वेक्टर थे बैक या फिर यैक। इतना काम हुआ था क्लोनिंग के लिए। अब जो क्लोनिंग के बाद हमने क्या काम किया, सेगमेंट्स को ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर में डाल दिया। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर में डाल दिया। ठीक है, ये जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर डेवलप किसने किया था, एफ सेंगर ने। एफ सेंगर ने डेवलप किया था। इन्होंने एक काम और किया था, अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता लगाया था, किसमें से, प्रोटीन्स में से। खैर, अब ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर में जब करा तो सेगमेंट्स के हम लोगों को सीक्वेंस पता पड़ गए, तो सारे सेगमेंट्स के सीक्वेंस हमें पता लग गए। फिर हमने क्या काम किया, इन सीक्वेंस को कंप्यूटर्स की हेल्प से, ऐसे कर देते हैं, कंप्यूटर्स की हेल्प से अरेंज कर दिया बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस। तो तुम्हें ये पूरा प्रोसेस याद रखना है बेटा। इंडिविजुअल से सेल निकाला, डीएनए आइसोलेट किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेस से कट कर दिया, वेक्टर और होस्ट क्लोनिंग करा, मतलब इसकी कई सारी, ये क्लोनिंग हम उसमें पढ़ेंगे बायोटेक में। इन सारे फ्रेगमेंट्स की कई सारी एम्पलीफाई कर दिया, कई सारी फोटोकॉपी कर दी। इन सेगमेंट्स को हमने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस, एक मशीन समझ लो, उसमें डाल दिया। इस मशीन ने सीक्वेंस बता दिए, सारे एटीजीसी की फॉर्म में सारे फ्रेगमेंट्स के सीक्वेंस बता दिए। इन सीक्वेंस को हमने कंप्यूटर्स को यूज कर हमने अरेंज कर दिया ओवरलैपिंग रीजन्स के बेस पर। तो ये सारा, ये जो पढ़ा हमने, ये सारा हमने एक सिंपल से इस चार्ट में हमने ऐसा लिख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन मई 2006। ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज थोड़ी नोट करने वाली थी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हो गया था। 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में कंप्लीट हो गया था, 13 इयर्स चला था। लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1 ह्यूमंस का, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ था 2006 में। ठीक है, ध्यान रखना, दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स, 22 ऑटोस। अच्छा, ये तो पता है ना तुम्हें, 22 ऑटोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई भी होते हैं, या एक्सेस फीमेल्स में, ये पता है हमें। टू बी सीक्वेंस, अनदर चैलेंजिंग टास्क वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम। इसका मतलब समझना भाई, अब सीक्वेंस आ गया, सब आ गया। अब दूसरा टास्क था कि जेनेटिक और फिजिकल मैप को असाइन करना। ये होता है क्या, सुनना। फिजिकल मैप क्या होता है पहले समझेंगे। सपोज करो बेटा, मैं यही बताता हूं आगे। फिजिकल मैप, सपोज करो बेटा एक डीएनए है, ठीक है, एक डीएनए का सेगमेंट है। तो भाई एक सपोज करो न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन, ये एक जीन है, जीन 1, ये एक जीन 2 है, यस, यहाँ पे एक जीन 2 बना लेते हैं, ये जीन 2 है। ठीक है, अब सुनो भाई, ये सब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। अब जीन 1 और जीन 2 के बीच में कितने न्यूक्लियोटाइड्स की दूरी है, मतलब जीन 1 जीन 2 से कुछ न्यूक्लियोटाइड दूर है, तो वो एक्चुअल में कितने न्यूक्लियोटाइड दूर है, 10 बेस पेयर दूर है या 5 बेस पेयर दूर है। तो ये सब
सारे जीन्स का पता लगाना, एक जीन दूसरे जीन से एक्चुअल में कितने न्यूक्लियोटाइड दूर है, वो सब फिजिकल मैप बोलते हैं। मतलब कोई जीन है हमारा, सपोज करो ग्लूकागॉन जीन, और एक जीन है इंसुलिन जीन, तो ये जो दोनों जीन है वो कितनी दूरी पे होंगे, ठीक है। तो उनकी दूरी पता लगाना इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब बेस पेयर्स, तो उसको बोलते हैं फिजिकल मैप, ठीक है। दूसरा था हमारा जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप क्या होता है, सुनना। सपोज करो डीएनए है, अच्छा ये चीज हम पढ़ेंगे अभी मेंडेलियन जेनेटिक्स में, रिकॉम्बिनेशन चीज अभी हमने पढ़ी नहीं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ये हम पढ़ेंगे बेटा जेनेटिक्स में। मतलब जेनेटिक मैप क्या बोलता है, जीन 1 और जीन 2 और जीन 3, हम लोग इन जीन्स की दूरी पता लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब 10% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या 20% हो रहा है। तो अगर हम ये हम पढ़ेंगे बेटा आगे, अभी पढ़ा नहीं है हमने। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेस पे निकाले तो उसको जेनेटिक मैप बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में एक जीन दूसरे जीन से कितने न्यूक्लियोटाइड्स दूर है, 10 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड दूर है, 5 बेस पेयर दूर है, तो उसको फिजिकल मैप बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ये अलग पॉइंट। तो दूसरा चैलेंजिंग टास्क आया हमारा, एक और चैलेंजिंग टास्क आया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद, कि जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप को असाइन करना जीनोम में। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलीमॉर्फिज्म और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस रीजन साइट्स एंड सम रिपीट। ये हम अभी आगे पढ़ लेंगे, इतना पार्ट अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अब तक हमने जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा, तुम लोगों को याद रखना है, गोल्स जो पढ़े गोल्स पता होने चाहिए तुम्हें, ठीक है। अच्छा तुम लोगों को पता होना चाहिए मेथोडोलॉजीज, ये इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट बातें मैं लिख रहा हूँ, ईएसटी और सीक्वेंस एनोटेशन, जो क्वेश्चन इसी पे आया हुआ है, उससे बाहर कुछ नहीं आया अभी। बैक और यैक, ठीक है। फ्रेडरिक सेंगर, इन्होंने क्या काम किया था, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर और अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग करी थी प्रोटीन्स में। तो इतना, और फिजिकल और जेनेटिक मैप क्या है ये, इस पे थोड़ा और पढ़ लेंगे। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एचजीपी के क्या फीचर्स होते हैं, गोल्स पढ़ लिए, जब पूरा जीनोम प्रोजेक्ट खत्म हुआ था उसके कुछ फीचर्स आ गए, तो वो फीचर्स जो आए वो देखते हैं भाई। तो फीचर्स देखना, द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर। तो भाई थोड़ा याद रखना पड़ेगा, हम लोगों के जीनोम में इतने मिलियन बेस पेयर होते हैं। The average gene consists of 3,000 bases, but size vary greatly. With the largest known human gene is dystrophin, it at 2.4 million bases. मतलब क्या बोल रहा है बेटा, हर एक जीन में 3,000 बेसिस लगभग होते हैं, लेकिन ये इसका कितने बेसिस होंगे वो डिफर करता है हर एक जीन का। हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा जीन पूछा गया क्वेश्चन, लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन है। डिस्ट्रोफिन, इस जीन में 2.4 सर एक्स मिलियन, क्रोमोसोम पे होता है, किस पे होता है, एक्स क्रोमोसोम। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, तो इसमें 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट। अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जब फीचर आया तो हमें 30,000 जीन मिले ह्यूमंस में। कितने एस्टिमेट हुए, 30,000। लेकिन पहले लोग, प्रीवियसली लोग का एस्टिमेट था कि 80,000 से लेकर 1,40,000 जीन्स होंगे, लेकिन निकले कितने, 30,000। ऑलमोस्ट 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। मतलब मेरे में, तुम्हारे में, सब में 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस सेम है। केवल 0.1% डिफरेंस के कारण हम लोगों में इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोगों में इतना डिफरेंस है भाई इतनी सारी चीजों का। तो इतना डिफरेंस कैसे आया, इतना डिफरेंस केवल 0.1% न्यूक्लियोटाइड्स में जो डिफरेंस था उसके कारण। बाकी 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस सेम है बेटा। द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स। समझ रहे हो, अगर भाई डिस्कवर्ड जीन सपोज करो 30,000 है, तो उसके 50% जीन का हमें फंक्शन ही नहीं पता अभी तक, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो तुम्हें एस्टिमेट दे देगा कि एक्स अमाउंट जीन है, तो बताओ कितने जीन का फंक्शन हमें नहीं पता या पता है। तो हमें लगभग लगभग 50% जीन का फंक्शन ही नहीं पता अभी तक,
तो ये भी रिसर्च का टॉपिक है। नेक्स्ट, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, मतलब कि भाई प्रोटीन बनाना मतलब जीन एक्सप्रेशन करना। जब जीन एक्सप्रेस करता है, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। जब जीन एक्सप्रेस करता है ना बेटा, हमें पता है कि डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन। तो ये जो सेंट्रल डोग्मा होता है केवल 2% जीनोम का पार्ट करता है ऐसा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये वाला पॉइंट। तो लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स, राइट। नेक्स्ट, रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। ये रिपीटेड सीक्वेंसेस होते क्या है, एक बार देख लेते हैं। देखो, सपोज करो बेटा एक इंडिविजुअल है, इसका नाम है मिस्टर शर्मा। इनका हमने सीक्वेंस बनाया, ये एक डीएनए का मैंने टेम्पलेट एक वो बना लिया स्टैंड। अच्छा ठीक है, अब देखो जरा इन मिस्टर शर्मा में जो मैंने सीक्वेंसेस लिखे हैं बेटा, ये वाले रेड कलर से, ये जो रेड कलर बेटा देखेंगे, माइक ऑफ करेंगे। जो मिस्टर शर्मा में जो रेड कलर से सीक्वेंस बनाए हैं हमने, ये सेम है ना, डबल टी डबल ए डबल जी, सेम है ये। और ये जो सीक्वेंस है बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, तो उनको बोलते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। तो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस और ये जो सीक्वेंस है ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, इनको थोड़ा फिंगर प्रिंटिंग में बताऊंगा मैं। तो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस क्या होते हैं, कुछ ऐसे सीक्वेंस जो बार बार जीनोम में रिपीट हो रहे हैं और वो एग्जैक्टली देखो सेम है, डबल टी डबल ए डबल जी, डबल टी डबल ए डबल जी। इन सीक्वेंसेस को बोलते हैं हम रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। हमारे जीनोम में बहुत ज्यादा पोर्शन ऑक्यूपाई कर लेते हैं ये। Repeated sequences are stretches of DNA sequences that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times। जो हमने यहाँ पे रिपीट किया था, ये कई बार रिपीट करते हैं, sometimes 100 to 1000 टाइम्स भी रिपीट करते हैं ये, ठीक है। ठीक है भाई, दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। ये किसी चीज को कोड नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ये किसी चीज को कोड नहीं करते हैं, बट ध्यान रखना ये जो रिपीटिव सीक्वेंस होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दीज रिपीटिव सीक्वेंसेस आर नॉन कोडिंग। These repetitive sequences are non-coding, ठीक है, non-coding होते हैं, but they shed light on chromosome structure, dynamics and evolution। Important, ये लाइन पूछा गया है। ये नॉन कोडिंग है, लेकिन क्या फंक्शन का, ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में दिखाते हैं, कुछ इवोल्यूशन दिखाते हैं, मतलब इससे इवोल्यूशन भी हो सकता है, ऐसा बोला गया है। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि इन रिपीटेड सीक्वेंस में आगे जाके इवोल्व कुछ चेंजेस आएगा, म्यूटेशन आएगी और कुछ चेंजेस आएगा, तो ये बाद में कोडिंग बन जाएंगे। जब बाद में कोडिंग बन जाएंगे तो उससे इवोल्यूशन पॉसिबल है। तो रिपीटेड सीक्वेंस होना चांसेस इवोल्यूशन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट फंक्शन है 8, क्रोमोसोम 1 में जो सबसे बड़ा होता है, क्रोमोसोम 1 इज द लार्जेस्ट, 2968 जीन्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम 1 इज द लार्जेस्ट, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें 2968 जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम Y जो होता है सबसे छोटा होता है, 231 जीन रखता है बस। तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा क्रोमोसोम 1 होता है, क्रोमोसोम नंबर 1 इज द लार्जेस्ट वन, 2968 जीन्स। क्रोमोसोम Y जो होता है सबसे छोटा, 231 जीन ही है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब 9 पॉइंट समझेंगे। देखो 8 पॉइंट कितना क्या क्या पढ़ा हमने, हमारे ह्यूमन जीनोम में कितने मिलियन बेस हैं, जीन्स 30,000 करीब हैं। सबसे बड़ा जीन मस्कुलर डिस्ट्रोफिन है जिसमें 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। हमें 50% जीन्स का फंक्शन ही नहीं पता। 2%, लेस देन 2% जीनोम हमारा कोड करता है प्रोटीन को। रिपीटिव सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं हमारे जीनोम में। रिपीटिव सीक्वेंसेस कुछ 100 to 1000 टाइम्स रिपीट होते हैं,
लेकिन ये किसी चीज को कोड नहीं करते, कोई प्रोटीन नहीं बनाते। तो करते क्या है ये इवोल्यूशन के मदद करते हैं, चांसेस ऑफ इवोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा होता है, 2968 जीन रखता है। क्रोमोसोम वाई सबसे छोटा होता है, 231 जीन ही रखता है बस। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा क्रोमोसोम क्रोमोसोम 1 ही है, सबसे छोटा वाई है। खैर, एसएनपी के बारे में क्या होता है सुनना जरा। एसएनपी इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, मैनी टाइम्स। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएनपी। स्नेप्स बोलते हैं इनको, स्नेप्स भी बोल देते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये है क्या समझेंगे। ठीक है भाई, सपोज करो मिस्टर शर्मा, ये जो मिस्टर शर्मा है, इनका हमने एक डीएनए का स्टैंड ले लिया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे कुछ इनके सीक्वेंस अच्छा मैं सारे सीक्वेंस नहीं लिख रहा, इनमें ऐसी ना कुछ ऐसी जगह हैं यहाँ पे टी है, जी है, सी है, सी है, जी है, टी है, ए है, टी है, ए है। ठीक है भाई, ये आ गए मिस्टर वर्मा। देखना जरा, मिस्टर वर्मा में इसी जगह यहाँ पे जी है, ए है, टी है, जी है, ए है, ए है, टी है, सी है, सी है। मतलब सुनो अब, मिस्टर शर्मा और मिस्टर वर्मा, इनके अंदर ऐसी 1.4 मिलियन ऐसी रीजन्स हैं इनके जीनोम में जो कि वेरी कर रहे हैं एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे। मतलब मिस्टर शर्मा के यहाँ पर टी है, लेकिन मिस्टर वर्मा के सेम पोजीशन पे, सेम लोकस मतलब सेम पोजीशन पे डीएनए पे यहाँ पे जी है। मिस्टर शर्मा में यहाँ पे जी है, लेकिन यहाँ पे उनके में एडेनिन है, ए है। तो इन दोनों में अगर बात करें तो इन दोनों में ऐसी 1.4 मिलियन जगह होंगी जहाँ पे ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट हो रहा होगा। तो ऐसी अगर कोई और इंडिविजुअल बना ले, मिस्टर सिंह बना ले, तो मिस्टर सिंह में भी, इनमें भी ऐसी 1.4 मिलियन जगह होंगी जो इन दोनों से डिफर कर रही होंगी। तो मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन में, हम सब में ऐसी 1.4 मिलियन जगह होती हैं जीनोम में जो केवल डिफरेंट करता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब वैरायटीज। मिस्टर शर्मा में क्या था, ये था। मिस्टर वर्मा में जो था सामने है, मिस्टर सिंह में भी यूनिक है, मेरे में, तुम्हारे में। ऐसी 1.4 मिलियन जगह होंगी जहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड अलग अलग होगा। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वैरायटीज होंगी, मेरे में अलग है, सब में अलग है। तो अलग अलग चीजें मिल रही हैं कितनी जगह पे, 1.4 मिलियन जगहों पे। और वो अलग चीज क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड अलग हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बेटा एसएनपी। तो यहाँ पे एसएनपी के बारे में बताया गया है, सुनना। Scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differs. Differences SNPs, single nucleotide polymorphism, pronounced as SNPs, occurred in humans. This information promise, अच्छा ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या हुआ है, ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ 1.4 मिलियन पे। ठीक है, अच्छा दिस इंफॉर्मेशन प्रॉमिस टू, अब ये जो एसएनपीज होते हैं इनका क्या फंक्शन है, तो इसका फंक्शन इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। This information promises to revolutionize the process of finding chromosomal location for disease-associated sequences and tracing human history. ये दो पॉइंट तुम्हें थोड़ा लर्न करने पड़ेंगे बेटा। This is the function of SNP, ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करना का काम और डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस का पता लगाना। तो बेटा ये हमें दो पॉइंट याद रखने पड़ेंगे एसएनपी के बारे में। तो ये हमारे पूरे फीचर्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, तो हमें थोड़ा ये याद रखने पड़ेंगे। कई बार पूछा गया गोल क्या थे, फीचर्स क्या है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। एसएनपी को इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, ठीक है बेटा। समझ आया, आगे बढ़ो। सर यस सर आपने बताया था कि 0.1% न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं ह्यूमंस में। हाँ, मतलब हमारे जीनोम में 0.1% न्यूक्लियोटाइड बेसिस अलग होते हैं। यस सर। तो अगर सर हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें सर, उनमें भी यही रेशियो होगा, मतलब 0.1%, सेम ही होगा कि उनमें और ज्यादा सिमिलरिटी होगी? बेटा आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि इसमें सुनना पूरा जरा, सेम होगा।
हाँ आइडेंटिकल ट्विंस में ना मतलब समझ रहे हो, आइडेंटिकल जो सेम जाइगोट से बने, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम हो सकते हैं बिल्कुल, उनमें जो और सर रिपीटेड मोनोजाइगोटिक में एसएनपी सेम हो सकते हैं, एक ही जाइगोट से बने हैं ना वो, यस सर। इसलिए। और कुछ पूछना है किसी सर को? सर हाँ बेटा, किसी को पूछना है बेटा? हाँ सर, ये फिर ये एचजीपी का फायदा ही क्या हुआ जब हर सेल का अलग है, हर ह्यूमन के सेल का अलग है, तो देखो डिफरेंट ह्यूमंस का। मनु, फायदा इसलिए हुआ क्योंकि, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखो मेरे में, तुम्हारे में, मुकुल में, सब में, हम लोगों में जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं ना, कोडिंग जो इंसुलिन को कोड कर रहे हैं, कोडिंग सीक्वेंस सेम है, समझ रहे हो बेटा? कुछ कुछ ही सीक्वेंस अच्छा ऐसे हैं जो सर। हाँ। फिनोटाइप चेंज करते हैं, उसका कुछ ऐसा फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली जो डिफरेंस आ रहा है ना हम लोगों में, वो कुछ ऐसे सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग है, एसएनपी है, इनमें डिफरेंस आ रहा है। बाकी जो मेन फंक्शनल चीज है, इंसुलिन बनाना, ग्लूकागॉन बनाना, मायोग्लोबिन बनाना है, प्रोटीन, तो जो मेनली जो प्रोटीन जो फंक्शनल चीज चाहिए ना, वो हम सब में सेम है बेटा, ज्यादातर। तो इतने ओके सर। डिफरेंस, हाँ, इसलिए इंसुलिन जीन का तो पता लग गया हमें, इसका फंक्शन पता पड़ गया, म्यूटेशन आएगी तो तुरंत पता लग जाएगा हमें, तो इसलिए ये फायदा देता है हमें, और हमें लोकेशन पता पड़ जाती है ना। मेरे क्रोमोसोम नंबर जैसे 7 में सिकल, जैसे क्रोमोसोम 11 में सिकल सेल एनीमिया है, या से एग्जांपल मैं कुछ भी ले सकता हूँ, एल्बिनिज्म नहीं जानोगे तुम अभी, कोई भी एक ट्रेट है, सपोज करो मेरा हेयर कलर या मेरा स्किन कलर मेरे क्रोमोसोम नंबर 4 पे लोकेटेड है, तो तुम्हारे अंदर भी स्किन कलर क्रोमोसोम नंबर 4 पे लोकेटेड होगा। तो इससे हमें पता पड़ गया ना कि ये जो ट्रेट है कौन से क्रोमोसोम पे, हम वहां से देख सकते हैं ना। यस सर। बिल्कुल। आई ओके। कलर हो गया, मतलब ये सब चीजें का हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता पड़ गई, और हम लोगों में, ह्यूमंस में लोकेशन सेम होती है। ऐसा नहीं होगा कि मेरा आई कलर क्रोमोसोम 1 पे है तो तुम्हारा आई कलर क्रोमोसोम 9 पे है, ऐसा नहीं होगा, क्रोमोसोम सेम होगा हमेशा, इसलिए फायदा दिया। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, फ्यूचर चैलेंजेस, बट जस्ट रीड करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। Deriving meaningful knowledge from the DNA sequences will define research through the coming decades, leading to understanding of the biological systems. ठीक है, this enormous task will require the expertise and creativity of tens of thousands of scientists from, ठीक है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तुम रीड करोगे खुद ही, इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी ये। अच्छा, ये सब तुम रीड करोगे बेटा, खुद ही रीड करोगे। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, हमारा डेट इज एचजीपी हमने खत्म कर लिया। तो तुम लोगों को आज होमवर्क है, अच्छे से एचजीपी पढ़ना है, क्योंकि पूरा थियोरटिकल है, इससे बाहर तो पूछेगा ही नहीं कुछ, जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। तो इसका देखो एक बार फटाफट से मैं तुम्हें एक बार गो थ्रू करा देता हूँ। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है थोड़ा रीड कर लेना, 13 साल प्रोजेक्ट चला। गोल्स इसके रीड जरूर कर लेना, एलसी के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसका एचजीपी से हम क्या फायदा हुआ, नॉलेज क्या मिली, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। नॉन ह्यूमन मॉडल्स क्या थे वो यहाँ लिखे गए हैं, जिन पे सीक्वेंसिंग हो चुकी है। ईएसटी सीक्वेंस एनोटेशन का पता लगाना, और ये डीएनए आइसोलेट करना, ये सारी बातें मैंने इस वाले स्लाइड में दी थी। ये वाला एक इंडिविजुअल था, सेल में से डीएनए निकाल लिया, रिस्ट्रिक्शन जैम से कट कर लिया, इनको क्लोन कर लिया वेक्टर होस्ट यूज करके, सेगमेंट को मशीन में डाल दिया, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर सीक्वेंस कर दिया, और इनको कंप्यूटर के यूज कर अरेंज कर दिया। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, ये सारी बातें लिखी हुई हैं अब। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 2006 में पूरा कंप्लीट हुआ था। ठीक है, क्रोमोसोम 1 सबसे बड़ा होता है, हमने डिस्कस किया था ये। इसके फिजिकल, ये पूरा हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे इतना पार्ट। फिजिकल मैप और जेनेटिक मैप मैंने तुम्हें बताया। सेलेक्ट फीचर्स पूरा पढ़ेंगे बेटा एसएनपी के बारे में, और एप्लीकेशन खुद रीड करेंगे। तो ये हमारा पूरा एचजीपी यहाँ कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डेट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो हम कल से डिस्कस करेंगे। छोटा टॉपिक है, आराम से हो जाएगा, और ये चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। तो तुम लोग मुझे बताओ, इस चैप्टर के बाद क्या मैं मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट कर दूं या बायोटेक स्टार्ट करूं? सर बैठक जेनेटिक्स दोबारा कर कराओ। दो।